साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार। संप्रति में आप सबों का स्वागत है। परीक्षा पे चर्चा, जी हाँ, अभी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है पूरे देश के लिए, और इसी चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को भी बुला रखा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे पहले विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. झा हैं, आप प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल हैं, और डॉक्टर मनोहर लाल जी, आप हैं पूर्व प्राचार्य गुरु नानक स्कूल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम परीक्षा पे चर्चा विषय पर एक दूसरे से बात करने के लिए यहाँ पे जुटे हैं। दर्शकों, ये पूरे माह हम परीक्षा पे बात करते रहेंगे, लेकिन अगर प्राचार्यगण हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी बातें होती रहती हैं कि परीक्षा कैसे हम लोग देखें और करें, और बच्चे कैसे उस पर काम करें। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल मैं पूछता हूँ, एक प्राचार्य होने के नाते आप बच्चों को परीक्षा देने के लिए कैसे उत्साहित करते हैं? पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। विषय गूढ़, चिंता का, बौद्धिकता का विषय है। मैं शिक्षा से शुरू करना चाहता हूँ। जी। आपके प्रश्न को थोड़ा विस्तार में ले जाता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में मनुष्यता का निर्माण करना है। चाहे वो शिक्षा हो या कोई दूसरी भी विधा हो, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत होती है। उसके लिए पहले एक पूर्वांकन होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, क्योंकि शिक्षा तो अनंत है, और अनंत को एक ही बार में पा सकना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। इतनी पतली पतली किताबें मुझे वर्ष भर हम लोग पढ़ाते हैं, जो 2-3 दिन में भी पढ़ाया जा सकता है। जी। तो अवस्था उसकी होती है कि पाठ्यक्रम को निर्धारित करके कोई भी शिक्षा चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए होती है। ज्यों ही विद्यार्थियों के ऊपर पठन पाठन के दौरान चेहरे पर शिकन आ जाए, आप समझिए कि पढ़ाई अपने उद्देश्य से दूर होती जा रही है। बहुत खूब। एक एग्जामिनेशन उसकी अंतिम परिणति है। यदि कोई शिक्षार्थी मेरे अनुभव का लाभ ले रहा है तो उसने कितना ग्रहण किया है, उस क्रियानुशीलन में उसने कितनी दक्षता हासिल की है, उसकी अंतिम परिणति मेरी संतुष्टि के लिए परीक्षा के माध्यम से आगे आता है। परीक्षा में अंक लाना एक दूसरा विषय है। आप मुझे थोड़ा विस्तार का समय दें, क्योंकि विषय बहुत गूढ़ है। जी, इस विषय में बात करूंगा मैं, क्योंकि परीक्षा में प्रोत्साहन, उत्साह बहुत ही आवश्यक। मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार लेता हूँ। जी। परीक्षा के लिए उत्साहित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा एक स्वतः स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों के आगे दी जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हम लोग एग्जामिनेशन का डेट देते हैं। सच पूछिए तो मूल्यांकन की अवधि समष्टि रूप से चलती रहती है। जो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी के लिए हमेशा समझता रहता है, एवरी डे, प्रत्येक दिन उसका मूल्यांकन होता ही रहता है कि उसको क्या दिया गया, उसने कितना ग्रहण किया है, वो प्रश्नावली के माध्यम से भी निकल कर आता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का संबंध है। लेकिन यदि आप जानना चाहें, समाज जानना चाहता है उसको,
तो इसके लिए एक अंक तालिका बनाई जाती है, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन, क्योंकि दूसरों ने तो उस शिक्षार्थी को नहीं देखा, उसने शिक्षा भी नहीं दी और उसकी अवधारणा उसको निर्धारित करनी है, तो उसको हम लोग अंक तालिका के माध्यम से दिखाते हैं जी। इसलिए प्रोत्साहन की कोई आवश्यकता है नहीं। मुझे ये थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है कि बच्चों को परीक्षा के समय हम प्रोत्साहित करते हैं, अब पढ़ना शुरू करो, परीक्षा आ गया है। ऐसी प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये शॉर्टकट्स लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कुछ समय अपना वो पहले व्यर्थ बिता चुके होते हैं, क्योंकि ये एक स्वतः स्फूर्त भाव से वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है। वार्षिकी के लिए, किसी पर्टिकुलर कक्षा के लिए 7वीं कक्षा का छात्र परीक्षा के दिन में तैयार होता है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन प्रथम दिन उसका नामांकन होता है, प्रक्रिया उस दिन से शुरू हो जाती है। परीक्षा तो उसकी अंतिम परिणति है। इसलिए आपने ये परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, अभी परीक्षा का मौसम आया है तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये पूरा देश कर रहा है, हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री भी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ और सामाजिक सौजन्य से, अभिभावकों के सौजन्य से बहुत सारे कारक हैं किसी बच्चे को के प्रस्फुटन और प्रतिफलन में। बच्चे अच्छा करते हैं। एक 8वीं कक्षा का छात्र मैथमेटिक्स ओलंपियाड में रैंक ले आता है और 12 के बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसको परीक्षा के लिए उत्साहित नहीं किया गया है। वो उसका शिक्षण और के प्रति और शिक्षा के प्रति उसका अपना ही व्यक्तिगत लगाव है। हम शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में बच्चों के अंदर ऐसा वातावरण उत्पन्न करें कि वो हमेशा केवल सीखने की इच्छा रखे। परीक्षा तो हम ले लेते हैं और ले लेंगे। ये अवस्था इसलिए आ रही है इस डिस्कशन की कि कहीं ना कहीं इसने मूल तत्वों से भटकाव झेला है पहले, और अचानक दबाव की जब उत्पत्ति होती है तो उस दबाव से बचने की परिचर्चा हो रही है कि अब की स्थिति में अब तो जो हो गया वापस तो समय ला नहीं सकते। तो जब उस समय को नहीं ला सकते तो जो समय बीत गया है इस कम या समयावधि में भी उसका कंपनसेशन कैसे कर लें, दरअसल परिचर्चा उसकी होती है। जी दर्शकों, देखिए डॉक्टर साहब ने एक बड़ा गूढ़ संदेश दे दिया है कि परीक्षा के समय ही मत पढ़ो, पूरे वर्ष पढ़ाई करो, तो इससे क्या होगा कि अंक भी तुम्हारे अच्छे आएंगे, तुम दबाव में भी ना रहोगे। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे हैं जो छात्र हैं और उनके अभिभावक हम लोगों को देख रहे हैं। इसी के साथ हम अब डॉक्टर मनोहर लाल के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री अभी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए, ये जो है कितना प्रेरणादायक बच्चों के लिए है, कितना मोटिवेशनल है, आपको क्या लगता है इस पर? अभी जैसे आपने कहा कि पूरे देश में ये जो प्रथम जो साल के 2 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च, जनवरी से मार्च तक की पहली तिमाही होती है, ये एक परीक्षा का ही अवसर रहता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी 7 वर्षों में जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया और बच्चे इसमें बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। जैसा मुझे आज तक पता चला कि करीब 2.25 करोड़ बच्चों ने इसके रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस परीक्षा पे चर्चा के लिए। तो बच्चे कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जब आप सोच सकते पूरे देश का मुखिया बच्चों के साथ में खड़ा है, बच्चों की भावनाओं को समझ रहा है कि परीक्षा में क्या करना है, कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है। अब बच्चों के अलग उत्साह होता है। आप जैसे प्राचार्य, जैसे सर ने कहा, जहाज सर ने कहा, प्राचार्य ने, कि एक स्कूल का प्राचार्य बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप सोचिए, एक छोटी सी समूह है स्कूल, अब वो पूरे देश का मुखिया ही मैंने बच्चों के साथ एक लेवल पर आके खड़ा हुआ है और बच्चों की मन की बातें, जो अभी परीक्षा के समय जो उनकी मनस्थिति रहती है, उस तक लेवल तक पहुंच के उनसे बात करता है। तो बच्चों में एक बहुत उत्साह बना हुआ है उनको सुनने के लिए, और वो जो कहते हैं उनको बच्चे उसके पर चलते भी हैं, रास्ता उसके पर मानते भी बच्चे उनकी बात को हैं। अब जैसे तनाव कैसे कम करना है, बहुत सारे उसमें ऐसे परीक्षा कारक हो जाते हैं जो प्रधानमंत्री खुद बच्चों से बात करते हैं और बच्चों के जो प्रश्न होते हैं उनको भी लेते हैं, उनके प्रश्नों को उत्तर भी देते हैं वो। तो एक पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ अभी इस समय में कि आप देखिए, हर बच्चा उसमें, ये नहीं कि बच्चे भाग लेंगे,
बच्चों से अभिभावक भी भाग ले सकते हैं, उसमें शिक्षक भी भाग ले रहे हैं, उसमें हर एक को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस पर चर्चा के लिए। तो ये समय में बच्चे उनसे बात करेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा कि जो एग्जामिनेशन अभी आ रहे हैं कैसे वो बिना तनाव रहित एग्ज़ाम परीक्षा दे सकें। और जैसे सर ने भी कहा है कि परीक्षा के लिए हमें कोई अलग से नहीं करना है, हमें जो अपनी तैयारी पर फोकस करना है। जो साल भर तैयारी चलती है, परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब तैयारी हमारी अच्छी होगी तो आप कभी परीक्षा ले सकते हैं बच्चे, पर तैयारी पर फोकस मेन वही चीज़ है कि बच्चे अपनी तैयारी अच्छी करें। जो साल भर सर ने भी कहा कि शुरुआत से जैसे एडमिशन लिया तब से उसे शुरू हो जाती है, तो वही चीज़ मैं फिर वहीं भी कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी पर फोकस करो, तैयारी ऐसी रहे और पॉजिटिविटी माइंड हो, हमेशा सकारात्मक सोचिए उसको कि एग्जामिनेशन तो कभी भी हो सकता है। हम नंबर के पीछे ना भागें। आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों से उम्मीद करेंगे इतना नंबर ले आओ, एक नंबर बेंच मार्क बन जाता है। तो हम बच्चों के नंबर मशीन बना रहे हैं, बट नंबर मशीन हमें नहीं बनाना है। आप तैयारी करो, खुल के एग्ज़ाम लिखो, नंबर की चिंता छोड़ दो, तैयारी अच्छी होगी अंक अच्छे आएंगे। तो पहले से अगर बेंच मार्क बन जाता है बच्चे इतना 90%, एक तो क्या होता है कि आज समाज में क्या है, एक दूसरे तुलना करते हैं, फलाने का बच्चा 90% 90% मार्क्स ले आया, मैं तो तुलना भी, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक बच्चे की अपनी यूनिकनेस होती है, उस हिसाब से तैयारी करता है, उस हिसाब से उसके अंक आते हैं। तो ये सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है, परीक्षा का डर और भय दिमाग से निकाल देना है इसे। जी, परीक्षा का डर सचमुच ये तो है, लेकिन ये तब है जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, आप राज्य के बड़े अग्रणी स्कूल के प्राध्यापक हैं, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की भी एक बात जानकारी होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बच्चे? सर ने अभी बहुत कुछ बताया है, मैं उसमें और ऐड करता हूँ जो आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ। टाइम मैनेजमेंट मूल तत्व इसमें जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आपको सुनने में ऐसा लग सकता है, पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाता है बच्चों के लिए। ये स्कूल शब्द जो आया था इटली से आया, वो उस जगह का नाम था जहाँ लर्निंग बाय प्लेइंग। तो स्कूल वैसी जगह का नाम है जहाँ शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करे प्रसन्नता के साथ, शिकन के साथ नहीं। टाइम मैनेजमेंट फैक्टर, मैं इस शब्द से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। टाइम मैनेजमेंट तब करना पड़ता है जब कुछ टाइम को हम गंवा देते हैं। तो पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम 24 घंटे पढ़ते ही रहना है। कहीं ना कहीं हम पाठ्यक्रम से विचलित होते हैं, कुछ समय इधर उधर गंवा देते हैं, तब फिर टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता। डॉक्टर साहब, इसको गंवाना कहेंगे या अभी नई शिक्षा नीति ने ये बताया है कि आप खेलिए भी, आप मनोरंजन? नई शिक्षा नीति ने स्ट्रेस दिया है, उसको सामने एक बार फिर से प्रज्वलन, मतलब उसकी आभा दिखाई है। ये व्यवस्था शुरू से चली आ रही है। अच्छा। सुबह में उठना है, व्यायाम करना है, फिर पढ़ना भी है, शाम में हम पहले की मेरी व्यवस्था अभी अलग है, लेकिन मैं अपने समय को याद करता हूँ। 4 बजे मैं स्कूल से आ जाता था तो फिर खेलने चला जाता था। मेरे समय में भी लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो विभिन्न विधाएं हैं उस वक्त भी होती थी। तो कहीं ना कहीं हम डिजेक्ट हो जाते हैं, और तब मुझे आता है टाइम मैनेजमेंट करना है। जो समय हमने इधर उधर में कर लिया है उसको ठीक करना है, ये आवश्यक है और ये किया जा सकता है। कभी भी किसी भी चीज की समाप्ति नहीं होती है। परीक्षा फल का परिणाम किसी का अंतिम बोध नहीं है। कभी कभी अंक किसी के कम आते हैं, आगे चल के वो बहुत अच्छा कर सकता है। बच्चों को स्ट्रेस जो आता है वो इसलिए आता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सामाजिक रूप से अवधारणा घर कर गई है कि यदि मैं इसमें अंक बढ़िया नहीं लाया तो मैं समाप्त हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरा ध्येय ये था और मैं ये अंक नहीं ला पाया तो समाप्त हो गया। दरअसल उनको ये बताने की जरूरत है, तुम अपने कर्म पथ पर बिना किसी भेदभाव का मतलब यहाँ पर है कहीं मन में आ जाता है सेल्फ इंटरेस्ट, आत्मावलोकन बड़ी चीज है।
एक बार सोच के देखो कि तुमने वक्त गंवाया है कि नहीं। और यदि अनवरत आप अपने उस कार्य पर पथ पर अग्रसर हैं, बिना रुकावट अंक जो भी आ जाए वो अंतिम परिणाम नहीं है। जिस दिन आप ये बताना शुरू कर देंगे बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे हमारे पास बच्चों को थोड़ा मैं ये भी कहता हूँ, थोड़ी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी भी पढ़नी चाहिए। थॉमस एडिशन जिन्होंने बल्ब का ये बनाया था, उनके स्कूल से लिख दिया गया था कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। और वो उनकी माँ ने उस इन्वेलप को पढ़ा तो इन्वेलप को छिपा के रख दिया और बच्चे को बताया कि इसमें लिखा है कि बच्चा आपका इतना योग्य है कि स्कूल इसको पढ़ाने लायक नहीं है। अच्छा। और धीरे धीरे माँ भी गुजर गई, वो भी वयस्क हो गए और तब तक एमिनेंट साइंटिस्ट हो गए। उसके बाद जब वो पुराना अलमीरा वगैरह कभी घर की सफाई होती होगी, उनके हाथ लगा तो उनके आंख से आंसू गिरने लगे। जिसको स्कूल ने नकारा कह दिया था वो वर्ल्ड का एमिनेंट साइंटिस्ट हो चुका था। जी। तो बच्चों को हमेशा ये बताना है कि अंक इस बात का द्योतक है कि अभी तक तुमने क्या किया है, लेकिन आगे अभी ओपन आकाश पड़ा हुआ है जहां पर तुम अपने आप को आजमा सकते हो, अपने आप को खुले आकाश में विचरण कर सकते हो और स्थापित कर सकते हो। और मूल उद्देश्य चाहे वो कोई भी विधा हो, सबकी परिणति ये है सभ्यता का विकास, मानव मूल्यों में अपना योगदान, जिसके लिए सृष्टि ने मेरी रचना की है। ये बच्चों को बताना है। कोई जरूरी नहीं कि हम इंजीनियर होकर ही हम समाज में योगदान दे सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में होकर जिसके लिए अवतरित हुए हैं वो काम हम कर सकते हैं और वो उसको संतुष्टि देनी चाहिए। जीवन में दो कार्य हम लोग करते हैं, कुछ कंपल्सन है, बाध्यता होती है, समाज में रहते हैं तो बाध्यता के अधीन कुछ करना पड़ता है, और कुछ अपना चॉइस होता है। चॉइस हमेशा हैप्पीनेस देता है, वो आपको खुश करता है। चॉइस में आप थकते नहीं हैं और बाध्यकारी कार्यों में आपको थकान होती है। तो जब बच्चों को ये बताना है कि अंक अभी तक जो तुमने किया है उसका निर्धारण है, ये तुम्हारे पूरा जीवन वृत्त नहीं है। इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारे डायमेंशंस खुले हुए हैं और कोई एक डायमेंशन ही किसी एक व्यक्ति का पहचान नहीं है। तुम जिस फील्ड में जाओ, अभी ये बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए। हमारे समय में तो 2 ही 3 एवेन्यूज होते थे, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज वगैरह वैसे बच्चे लेते थे जिनका साइंस में एडमिशन नहीं होता था। अभी हमने देखा है कि ह्यूमैनिटीज लोग चॉइस से लेते हैं। कॉमर्स अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है, कॉमर्स उस समय वो बच्चे लेते थे जिनका साइंस में एडमिशन नहीं होता था। तो जब हमारे सामने इतने दृष्टांत आ गए हैं, मूल तत्व है समाज सेवा और अपने होने की सर्वाइवल को वर्थफुलनेस दिखाना। आखिर सृष्टि में मेरा निर्माण क्यों हुआ? सृष्टि की सेवा के लिए, सभ्यता के विकास के लिए। ये किसी भी स्वरूप में किया जा सकता है। जी। मैं देखता हूं कभी कभी विज्ञान के छात्र आईआईटी के लिए मैनेइक हो जाते हैं। आईआईटी के लिए पूर्ण प्रयास करो। कुंठा तब होती है जब हम प्रयास ठीक से नहीं करते हैं। यदि हम पूरी तरह प्रयास कर चुके हैं तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, मैंने गलत क्षेत्र चुन लिया था, शायद दूसरा क्षेत्र मेरा इंतजार कर रहा है। जी। देखिए डॉक्टर साहब ने अभी मैनियक शब्द यूज़ किया है, फोबिया, मैनियक, ये 2 ऐसे शब्द हैं। बच्चा जब पढ़ाई से डरता है तो फोबिया शब्द जुड़ जाता है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगता है, कुछ भी दूसरा कार्य नहीं करता है तो लोग मैनियक बोलने लगते हैं। डॉक्टर लाल, बच्चे में तनाव, बहुत पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, डर रहा है, परीक्षा में कैसे अच्छे अंक आएंगे, परसेंटेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है वो बच्चा, तनाव, इस तनाव से बच्चे कैसे निकले? एग्जामिनेशन का समय है अभी, आप कृपया इस पर प्रकाश डालें। इस समय बच्चों को, तो बच्चों के साथ साथ में ज़्यादा तनाव तो पेरेंट्स को होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स के चलते ही बच्चों में तनाव आता है। क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। अब उस उम्मीद पर वो बच्चे अगर देखते हैं कि अगर मैं खरा नहीं उतर पाऊँगा तो वो तनाव उनके पास रहता है। एक पीयर प्रेशर रहता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ। उसके एक जो तनाव नहीं, उसको तनाव ना होते हुए भी अंदर से तनाव अपने आप आ जाता है उसे। वो ऐसा माहौल आजकल ऐसा हो गया है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, और जो बाज़ार में आजकल नंबर्स की जो चली हुई है कि इतने 90% 95% मार्क्स आ रहे हैं, या एडमिशन होता है, अच्छे बच्चों का एडमिशन होता है, इतने पर परसेंटेज पर एडमिशन होगा,
तो वो ये सब के कारण ही बच्चों को तनाव रहता है। बट अगर बच्चे ये सोचते हैं, जैसे सर ने भी कहा है कि सिर्फ नंबर ही उसके लिए पैमाना नहीं है, उसके आगे बहुत दुनिया है, बहुत कुछ है, क्या लोग क्या कहेंगे, एक वो अनचाहा डर वो भी तनाव क्रिएट करता है कि लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट मेरा ऐसा आएगा, मैं क्या करूँगा, क्या लोग कैसे कहेंगे, वो भी रहता है, तनाव के कारण रहता है। घर में भी पूरा ऐसा माहौल रहेगा, पेरेंट्स भी उसको अच्छे से, उनका जो पीयर प्रेशर है, आस पास पड़ोस से कंपेयरिंग होती है कि बच्चा इतना नंबर ले गया, तुम्हारा भाई ये करता था, तुम ये कर रहे हो, ये सब तनाव की वजह होती है। बट यही मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ में सिर्फ तैयारी के समय रहें, उन्हें ये ना एग्ज़ाम का डर तो आप बताएं नहीं उनको बोले तुम बस अपना एग्ज़ाम लिखो, मार्क्स चिंता छोड़ दो, तो एक तनाव का माहौल, लोग क्या कहेंगे ये इस मन से निकाल दे उस चीज़ को। और घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, घर में उसको बच्चे पर्याप्त नींद लें, सोएं, अच्छा उनका भोजन दें, घर में कोई भी एग्ज़ाम के समय में कोई भी चर्चा उससे ना करे, क्या पढ़ा क्या लिखा, जो तैयारी उसकी हो गई वो एग्जाम में लिखिए। अब उसके लिए उसको ऐसा घर में एनवायरनमेंट तैयार करें, माहौल तैयार करें, खुशनुमा माहौल रखें कि बच्चों को लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। ये नहीं कि बार जैसे सर ने भी कहा कि 12 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये नहीं कहना चाहिए बच्चों को। बच्चे की तैयारी है, तुम अच्छा करोगे, उससे मोटिवेट पॉजिटिविटी ले आएँ, कोई भी नेगेटिव बात बच्चों से ना करें उसमें भी। और ये जो चर्चा सर भी बार बार कह रहे हैं कि नंबर पर है, नंबर तो लास्ट की बात है, नंबर के आगे बहुत जहाँ है, सर ने भी कहा, तो वो में से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। तो आप बस सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस रखें और पेरेंट्स कम से कम बच्चे के साथ में बैठें और बच्चों से बातचीत करें, पॉजिटिविटी बच्चे के बारे में बहुत सारे आज जो विधाएं, जैसे सर ने भी कहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, सब पर चर्चा करें। सिर्फ ये नहीं कहेंगे तुम इतने, जैसे आजकल क्या होता है छोटे बच्चों का कि इतने परसेंटेज मार्क्स ले आओगे तुमको ये दूंगा, तुमको ये मिलेगी, मुझे साइकिल मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, ये सब गलत है। तो इससे बच्चे में और एक हीन भावना भी होगी, नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं मिलेगा मुझे, तो वो चीज़ ना कहें। कम से कम बच्चों को सिर्फ एक अच्छा माहौल दें और अच्छा इंसान बनने की बात सोचें, उनको वो चीज़ कहें। सही बात है। और मजाक में मैं बताऊं, आज आने के पहले मैंने अपनी पुत्री से भी ये चर्चा करी थी कि बेटा कितना अंक लाओगी कि मैं स्कूटी दे दूं या आईफोन, तो उसने आईफोन चुना। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे एक ये गंभीर विषय है, क्यों मोबाइल इतना लोकप्रिय हो गया, इसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ, क्योंकि बच्चे मोबाइल की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं, गैजेट्स की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। शिक्षा, विज्ञान, उद्देश्य क्या है? सभ्य समाज का निर्माण, सुगम समाज का निर्माण, जीवनोपयोगी और सदुपयोगिता का निर्माण, उद्देश्य यही है। चाहे वो आप मंगल ग्रह पे जाएं तो ये विकास का मतलब कहीं से भी आप, थोड़ा मैं पुरानी बातों से आपको जोड़ भी लेता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य कहीं भी अर्थोपार्जन नहीं है, इस मूल तत्व को समझना चाहिए। शिक्षा वो है जो संतुष्टि लाता है, इसको ध्यान रखना है। और जहाँ आप संतुष्ट होते हैं, तो ये जो आपने मोबाइल फ़ोन यूज की, तो मोबाइल फ़ोन का जो विकास हुआ होगा वो निश्चित रूप से जीवन को सुगम बनाने के लिए ही किया गया होगा। पहले एक छोटा सा मोबाइल होता था जो हम घूमते थे और बातचीत कर लेते थे। मुझे लगता है पत्राचार तब से ही समाप्त हो गया जब से फ़ोन पर लोग दृष्टिगोचर होने लगे और सामीप्य का एहसास होने लगा। उस अच्छी चीज़ को नकारा बना देना हमारे बौद्धिक हीनता का परिचायक है। बच्चे जो जन्मजात, ऑलमोस्ट सब बच्चे एक जैसे होते हैं। किसी को कोई कर्स यदि नहीं मिला है, किसी वजह से कोई दिव्यांग वगैरह नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट ईश्वर सबको एक जैसा ही जन्म। मैं साइंस का टीचर हूँ, ईश्वर का नाम इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर मतलब सम वाइटल फोर्स विच इज एक्टिंग टू रन द सोसाइटी। राइट। वो जिसके बारे में जहाँ मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको हम चाहे जो भी नाम दे दें, ईश्वर नाम दे दें, नेचुरल प्रोसेस कह लें, प्राकृतिक समायोजन कह लें, तो व्यवस्था ऐसी बनती है कि हम लोग उसको बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। मोबाइल का भी आविष्कार इसलिए हुआ होगा। जब न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब एटम बॉम्ब हुआ तो लोग थे कि ये न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, इतनी छोटी चीज़ से इतना एनर्जी निकल रहा है, तो ये बड़ी बात है, इसके लिए बड़े बड़े हाइडल प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ हो।
लेकिन उसके बगल में एटम बम भी हो गए और हिरोशिमा पर बम्बार्डमेंट भी हो गया। तो उसके आविष्कारक अपना सर पकड़ के रूम में रो रहे थे। उनका ऑटोबायोग्राफी में है कि मुझे पता होता कि लोग इसको डिवेस्टेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं कभी इस फील्ड में काम नहीं करता। वही हाल हुआ था इसका। ये जो कभी कभी सुनते हैं क्या वो होते हैं पिस्टल जो बहुत सारी गोलियां निकलती, क्या नाम उसका, जो बहुत सारा जो भी है, तो शायद क्लास कोई रशियन ने किया था। और जब लोग उसको चाकू छुरी की तरह इस्तेमाल करने लगे तो लोगों ने कहा कि मुझे पता होता तो मैं इस पर काम नहीं करता। मोबाइल में भी ऐसी ही स्थिति है। बच्चा नवजात होता है, छोटे नवजात बच्चे को हम मोबाइल पकड़वा देते हैं इंगेज करने के लिए। उसमें वो कुछ कुछ गेम देखता, मैंने देखा है ये, मैं आए दिन देखता हूँ, आपने भी देखा होगा। और हम लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि अंडर एज का बच्चा एक बड़े बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, खुद ही गेम कर रहा है, खुद बटन कर रहा है। और जब वो एडिक्टेड हो जाता है तो हम अपना सर पकड़ लेते हैं। चीज़ें, विज्ञान का आविष्कार कोई भी बुरी इच्छा से नहीं की गई है कि सृष्टि के नाश के लिए नहीं किया गया है। लेकिन जब हम बौद्धिक रूप से ह्रास हो जाता है हमारा तो उसका निगेटिव पहलू दिखना शुरू हो जाता है। पहले अपने बच्चे को बौद्धिक रूप से समृद्ध करिए। कंकर कांटे फूल सब बिखरे पड़े हैं। बच्चा आपका रत्न चुनेगा कि कंकर चुनेगा, जब तक इसकी बौद्धिक क्षमता का निर्माण उसके अंदर आप करते नहीं हैं तब तक उसको चुनने में और वितरण में लगाइए ही मत। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाए कि जिस बच्चे को मैंने, चाहे वो शिक्षक हों या अभिभावक हों, जब जिसको मैंने बौद्धिक स्थिति उसकी इतनी संपन्न नहीं की है कि वो सही और गलत का उपयोग समझ सके, तब तक उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र, इवन किताब भी नहीं देनी चाहिए। कई लोगों को मैंने तो देखा है, हम लोग किताब पकड़ लेते थे तो ऐसे ऐसे 4 बार प्रणाम करते थे। हो सकता है लोग कहें कि ये निर्जीव चीज़ को प्रणाम की क्या ज़रूरत है, वो तो पढ़ लेंगे, वो एक श्रद्धा का भाव होता है। तो ऐसे ही है, उसमें मोबाइल बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से मोबाइल में सारी सृष्टि समाहित हो गई है न। मैं मुझे खूब याद है जब हम लोग, लेकिन बच्चे, डॉक्टर साहब रोक रहे हो, एक सेकंड मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। पहले है मुझे रिजर्वेशन में बड़ी दिक्कत होती थी। आप जब तक किसी सोर्स का सहारा नहीं लेते, मतलब इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, अभी कम से कम आप मोबाइल से सब कुछ कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि कहीं मैंने पहली बार बचपन में ही सुना फूड पॉइजनिंग। मुझे लगता था खाना तो खाने ही की चीज़ है, ये पॉइजनिंग क्यों हो जाता है अभी। तो है कि किसी चीज़ को के उपयोग की सीमा समझनी है, और जब तक वो बौद्धिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो शस्त्र का दुरुपयोग भी कर सकता है, ये समझ कर रखना है जी। तो पहले बच्चों को संपन्न बनाएं, उसके अंदर इतनी क्षमता का, एक हमारे एक शब्द है नीर क्षीर विवेक। जब तक दूध और पानी का विन्यास बच्चों में ना आ जाए तब तक उसके अंदर आप कुछ विशिष्ट अच्छी चीज भी देंगे तो उसका वो दुरुपयोग कर सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल हम लोगों का ज़्यादा है, बच्चों का दोष नहीं है। बच्चे नवजात अच्छे ही जन्म लेते हैं, उनकी परवरिश, उसमें पीयर प्रेशर, संगति का भी ध्यान रखना है, हमारा भी रोल है। और तब जब बच्चे, वैसे कई बच्चे तो मोबाइल बगल में रहता है छूते नहीं हैं, क्यों? उनका वैसे विकास, उनकी ट्रेनिंग ऐसे हो चुकी। जहाँ ज़रूरत होती है, मैं पहले स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर जाता था, अब ज़रूरत होती है तुरंत डिक्शनरी देख लेता हूँ, वहीं पर उपलब्ध है। अब मोटी डिक्शनरी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों को ये विवेक देना हो, सब चीज़ उपलब्ध है, तुम्हें चुनना क्या है। जब तक ये क्षमता विकसित न हो, आप उसके कौतूहल को देखकर खुश ना हो। दर्शकों, बकौल डॉक्टर आर.के. झा, आपने देखा कि मोबाइल का दुरुपयोग ना होना चाहिए। समय की कमी है, फिर मिलेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।